हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सज्जन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टीएचए पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, 7। तो लास्ट वीडियो में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके थे। आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास में हमने रेशनल और इरेशनल टॉपिक नंबर सिस्टम में कवर किए थे। तो वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ इनको ये क्लासिफाई किया था कि ये नंबर इरेशनल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अपने पास में टर्मिनेट नहीं होता है। लेकिन क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.2 में हमसे इन क्वेश्चंस को प्रूफ मांगा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है कि √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। मीन्स हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे कि जो हमें नंबर दे रखा है वो नंबर क्या है, अपने पास में रेशनल नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 इज अ रेशनल नंबर। अब √5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो ये √5 हमने रेशनल नंबर माना है इसको अपन P/Q की फॉर्म के इक्वल्स लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हमें इसके A/P के रूप में भी लिख सकते हैं। कुछ आपको कोई दूसरे टीचर करवाएं तो वो आपको क्या कह सकते हैं, इसको R/S के रूप में लिख लो, डजंट मैटर, हम किसी के भी बराबर इसको लिख सकते हैं। तो √5 जो है अपने पास में वो किसके बराबर ले लिया मैंने, A/P। ठीक है, हाँ, कुछ अपने पास में P/Q के रूप में होता है, वो मैंने आपको बता दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, R/S के रूप में भी लिख सकते हैं। अब A और B यहां कैसे नंबर हैं उसको अपन डिफाइन करेंगे कि वेयर A and B are co-prime number। co-prime number। अब मेन बात यह है कि हो सकता है हमें ये नहीं पता हो कि को-प्राइम नंबर होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF या मैं कहूं कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा, 1 ही आता हो। को-प्राइम को यदि अलग से समझें कि को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो इसका HCF क्या आए, 1 आए। क्या आए, 1 आए। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। 4 and 15 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये सारे नंबर अपने पास में क्या होते हैं बेटा, को-प्राइम नंबर होते हैं। चलिए, तो ये तो को-प्राइम हो गए अपने पास में। हम वापस से अपने क्वेश्चन में आते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो अपने पास ये जो B है इसको इधर भेजेंगे। इधर भेजने का अर्थ ये हुआ कि ये नंबर डिवाइड में है, तो जब इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो √B मल्टीप्लाई किससे, 5B से होगा अपने पास में। जो B है वो किससे मल्टीप्लाई करना है, √5 से। तो √5 इंटू में B, तो इसको ऐसा लिख दिया। यहां पे अपने पास में क्या बचा, A बचा है। यहां पे अपने पास में A बचा। उसके बाद में क्या करना है, इस इक्वेशन, देखो ये अपने पास में जो इक्वेशन थी, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं फर्दर जितना सोल्व होगा, ठीक है, उतना करेंगे। फर्दर जितना सोल्व होगा उतना करेंगे, और हम इस बात को कंट्राडिक्ट में लेके आएंगे कि जो √5 हमने रेशनल नंबर माना है
वो क्या प्रूव हो जाए, इरेशनल नंबर। उसके लिए अपन क्या करेंगे कि इसको जब नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं तो यहां पर इस इक्वेशन को बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग करते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। अच्छा, इसके बाद में जब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो वो ध्यान में देंगे, यहां से a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और b का स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर, बट √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होता है √5 इंटू 5, √5 इंटू 5 आपको क्या देगा, ओनली 5 देगा। तो यहां पे हमें मिल गया 5, क्या मिल गया, 5। तो इसको जब सोल्व किया तो क्या आया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां केस होने के बाद में हम ये देखते हैं कि हमारा जो 5 है, हमारा जो 5 है वो किससे मल्टीप्लाई है, कि a स्क्वायर आर। बात को समझो कि 5 किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है, a स्क्वायर। किसी नंबर का कोई मल्टीप्लेक्शन हमें कोई नंबर देता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर उस दिए हुए नंबर को, रिजल्टेंट को क्या करता है, डिवाइड भी करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस a स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इस बात को समझें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते ही नहीं है, वो क्या तो रटने की कोशिश करते हैं या फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या इंग्लिश लिखी गई है। बेटा ध्यान से समझे इस चीज को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यहां हमें मिला था 5b स्क्वायर और उसके इक्वल्स में मिला था a स्क्वायर। a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं हमारे पास में। तो 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा था, a स्क्वायर मिल रहा था। यदि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर मिलता है तो हम इन अदर वर्ड क्या कह सकते हैं कि a स्क्वायर को 5 क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा कंप्लीट। और यदि a स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो इस इंटीजर का विदाउट स्क्वायरिंग क्या करेगा, वो डिवाइड भी करेगा। तो वही बात मैंने उसको लिखा है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं अलग से एक चीज को लेके चलता हूं। सपोज करो, अलग से समझा रहा हूं, सपोज करो कि a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है। क्या है, a की वैल्यू 5 है। a कोई भी नंबर हो सकता है। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और इस स्क्वायर में मैं डिवाइड किससे कर दूं, 5 से, तो ये 5 को डिवाइड करेगा, बोलो करेगा या नहीं। तो ये हो गया हमारे पास में 5, यानी a की जो वैल्यू 5 थी उसका स्क्वायरिंग इससे डिवाइड हो रहा है 5 से। जब स्क्वायरिंग डिवाइड 5 से हो रहा है तो वो नंबर खुद भी डिवाइड होगा, a 5 से होगा ना, 5/5 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये अलग से समझने के लिए था कि ये लैंग्वेज हमने क्यों लिखी है। ठीक है, इस चीज पर आते हैं तो ये क्लियर हुआ। इस चीज पर आते हैं कि अब यदि 5 a स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है या a को कर रहा है तो 5 का कोई ना कोई और फैक्टर होगा या कोई और नंबर होगा। तो सुनो, हम यहां पे करते हैं लेट जो a है अपने पास में, लेट a वो किसके इक्वल, 5c। दोबारा से मीन्स क्या हुआ कि 5 को यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, क्योंकि a अभी क्या था, डिविजिबल था किससे, 5 से। ठीक है, c को रिप्रेजेंट कर देते हैं,
कि c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर। क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? अब इससे आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या चीजें आएंगी। इस वाली इक्वेशन को मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, जो अपने पास ये वैल्यू आई है a इज इक्वल टू 5c, इसको पुटिंग करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। यहां पे क्या करेंगे कि a की वैल्यू रखेंगे 5c, a की वैल्यू क्या रखेंगे 5c, और इसके ऊपर स्क्वायर है। क्लियर? यहां आगे नेक्स्ट 5b स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिलेगा हमें 25, और c का करेंगे तो c स्क्वायर। क्लियर? इसको सोल्व करते हैं तो ये देखो, ये 5 से यहां कैंसिल हो गया, यहां कैंसिल हुआ 5 का, तो आया क्या अपने पास में कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर अपने पास में आ गया। अब फिर से वही सिस्टम है कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। इसका दूसरे वर्ड में मैं कहूं कि b स्क्वायर को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, तो उसको अपन लैंग्वेज में लिखेंगे। इस चीज को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो देखना है। चलो अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं स्टूडेंट। हेयर b स्क्वायर इज divisible by 5, so b is also divisible by 5। वही सेम कहानी है, वही सेम है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिया था कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है? इन केस को देखने पे क्या लगा कि हमने तो सबसे पहले ये चीज मानकर चले थे कि हमारा a और b कोई को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF 1 आता हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि a और b का सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ये बात हम मानकर चल रहे थे, लेकिन यहां हमने क्या देखा कि हमारा a और b किसी नंबर, जो कि नंबर क्या है 5, a भी हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है और b भी हमारा क्या हो रहा है 5 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका 1 से ज्यादा फैक्टर हुए। ठीक है? 1 को छोड़कर एक फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब ये जो मेथड हो गया प्रूफ करने का, बेटा ये मेथड है कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। ठीक है? अपवाद वाला मेथड, कि ये बात तो गलत हो गई कि a और b कोई कोप्राइम नंबर हो सकते हैं। चलो तो इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर a and b, therefore a and b have at least 5 as a कॉमन फैक्टर। इट मींस ए और बी के पास में 1 के अलावा क्या है, एक फैक्टर 5 भी है। और अगर ये बात है तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गई, अपवाद हो गई ये बात। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे, बट दिस इज contradicts the fact that A and B are
कोप्राइम। ठीक है, ये इस बात को गलत साबित कर रहा है कि ए और बी क्या होंगे, कोप्राइम नहीं हो सकते हैं, कोप्राइम अपवाद हो गया। तो जो चीज हमने मानी थी शुरू में वो अपनी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। सो आवर assumption is wrong, that is क्या माना था कि √5 इज रेशनल, है ना, ये बात गलत हो गई। सो आवर assumption is wrong, that is √5 is rational, so we can say under √5 is a irrational number, is a irrational number। सो हम क्या कह सकते हैं कि √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। अब स्टूडेंट हमें यहां एक्सरसाइज में सिर्फ इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया था। अब इससे ज्यादा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टाइप के, वो आपसे प्रूव करवा सकता है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, या फिर प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, या फिर प्रूव दैट √7 इज इरेशनल नंबर। मतलब 2-3 टाइप के क्वेश्चन वो और बना सकता है। 2-3 क्वेश्चन उसने इसी टाइप के आपके एग्जाम्पल में भी डाले हुए हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।